हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग। तो जो हम लोगों ने एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था अनंत लंबाई के चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग इसका दूसरा एप्लीकेशन जो है, दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे लंबी प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हम आज इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ओस्टर महोदय जो थे, उन्होंने बताया था कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब हम प्रणालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रणालिका में धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें जो है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से ज्ञात करना है, या हम कह सकते हैं हमें इस सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, तो प्रणालिका के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि यह जो होती है एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, जो ड्राइंग कार्ड या चीनी मिट्टी की एक बेलनाकार पाइप पर तांबे के पतले पृथक्कृत तारों को लपेटकर बनाई जाती है। ठीक, तांबे के हम चीनी मिट्टी या ड्राइंग कार्ड ले लेते हैं या दप्ती का एक बेलनाकार पाइप लेते हैं और उस बेलनाकार पाइप पर तांबे के पतले पृथक्कृत तारों को लपेटकर बनाते हैं। जब हम इस प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रणालिका के जो अंदर होता है, बाहर की तुलना में प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो प्रबल होता है। ठीक, इसलिए प्रणालिका के जो अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से निकट तथा समांतर होती हैं, जबकि बाहरी सिरे पर इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। बाहरी सिरों पर इनके बीच की दूरी अधिक होती है, जबकि अंदर जो होती है क्या होती है, किनारों पर इनके बीच की दूरी अधिक होगी, लेकिन जो अंदर होती है इनके बीच की दूरी कम तथा क्या होती, एक दूसरे के समांतर होती, एक दूसरे के समांतर होती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, प्रबल है। बाहर की तुलना में जो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक, अगर हम बाहर की बात करते हैं तो प्रणालिका के बाहर स्थित बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है या नगण्य होता है। भाई इसका भी रीजन होता है कि जैसे प्रणालिका होती है तो प्रणालिका में जो हमारी धारा बहती है, तो भाई जैसे ये हमारी सपोज दैट ये प्रणालिका हो गई, अब इसमें जो तांबे के तार लपेटेंगे इस तरीके से हम लपेटेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, तो जब हम ये इसमें तार लपेटे तो क्या होगा, इसमें जब धारा, इसको धारा से जोड़ दी, भाई जिसमें तार के 2 सिरे हो गए, इसको जब परिपथ से जोड़ दिया तो इस तार में धारा बहने शुरू हुई। अब जब धारा बहेगी तो एक सिरे से धारा ऊपर जाएगी और एक सिरे से धारा नीचे आएगी। एक सिरे से धारा ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई। इस तरीके से जब धारा बहती है तो जिस सिरे से ऊपर जाती एक सिरे से नीचे आती है, तो ऊपर और नीचे होने के कारण जब हम देखिए यहां पर जैसे विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ये धारा इधर जा रही ऊपरी ओर, जब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसमें बताया गया था कि अगर हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा जो हो वो उंगलियों के साथ परस्पर किस दिशा में हो, लंबवत दिशा में हो, तो अंगूठा अगर चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हथेली से धक्का देने के लंबवत होती है। तो अगर हम बाहर देखो स्थित बिंदुओं पर निकालें तो यहां पर ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर लगाएंगे तो ये धारा की दिशा में हो गया अंगूठा, उंगलियां उस बिंदु की जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हथेली हमारी कहाँ है, लंबवत नीचे की ओर। तो जो ऊपरी वाले सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसको हम क्रॉस से दर्शाएंगे। क्रॉस चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है
वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। अगर हम ऊपरी सिरे की बात करते हैं, हम निचले सिरे पर, जब निचले सिरे पर हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे तो देखो नीचे ज्ञात करना है, उंगलियों को नीचे करेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये हथेली की धारा ऊपर की तरफ आई, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत भाई कहां होगी, वो लंबवत ऊपर की तरफ होगी। ठीक है बच्चों, तो लंबवत किधर हो गई, ऊपर की तरफ। इन बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई नीचे, लंबवत ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या हो गई, लंबवत नीचे की ओर। अब देखिए यहां से ध्यान देना भाई, जब ये हम कुंडली लेते हैं तो कुंडली में हमने कहा कि एक तार से धारा ऊपर जाती है और एक तार से धारा नीचे आती है। तो जब हम कुंडली के बाहर स्थित बिंदुओं पर बात करते हैं तो देखिए एक तार के कारण धारा एक फेरे में, उसी फेरे में एक सिरे से ऊपर जाएगी और एक सिरे से नीचे आएगी, जिसके कारण बाहर स्थित बिंदुओं पर दो तीव्रताएं स्थित उत्पन्न होंगी, दो तीव्रताएं निकलेंगी, एक फेरे में ऊपर बहने वाली धारा के कारण और एक फेरे में नीचे बहने वाली धारा के। ऊपर नीचे समझ रहे हो भाई, जैसे इस सिरे से गई तो यहां ऊपर से जा रही है, फिर यहां नीचे से आ रही, फिर धारा नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ठीक, तो जब प्रणालिका में इस तरीके से धारा बहती है तो जब धारा नीचे से ऊपर आती है तो उस कंडीशन में जब बाहर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा और एक बार जब नीचे से ऊपर जाती है, ठीक, तब जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा उनका परिमाण तो समान होगा क्योंकि दूरी समान है, धारा समान है, तो परिमाण समान होगा, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आपको पता है अगर किसी एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र या बल एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में लगे होते हैं तो परिणामी सदैव उनके किसके बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। तो बाहर स्थित बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे होंगे उनकी दिशाएं अलग अलग होंगी। ठीक, परिमाण समान होंगे लेकिन दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, जिसके कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर स्थित बिंदुओं पर शून्य हो जाएगी। लेकिन अंदर जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो प्रणालिका में चाहे धारा नीचे से ऊपर जा रही हो चाहे ऊपर से नीचे आ रही हो, प्रणालिका के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोनों के कारण एक ही दिशा में होगा, और जब एक ही दिशा में होगा तो जो परिणामी होता है वो उनके योगफल के बराबर होता है। ठीक, परिणामी जो होता है उनके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब यहां से इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां से ध्यान देना, हम यहां से जब निकालेंगे एम्पियर को परपथीय नियम लगा के, तो हमने माना भाई ये जो प्रणालिका है इसमें, इस प्रणालिका में हम एक आयताकार फ्रेम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ये एक हमारा आयताकार फ्रेम है, ठीक, ये हमने एक आयताकार फ्रेम ले लिया, ए बी सी डी। देखो धारा ऐसे जा रही है, यहां से मान ले ऊपर गई, यहां से इधर गई, यहां से इधर गई। अब देखिए ध्यान देना है, यहां से जो ये आयताकार फ्रेम है, इस आयताकार फ्रेम की जो भुजा DA है वो प्रणालिका के अक्ष के समांतर है, और जो भुजा हमारी AB है और जो भुजा CD है वो प्रणालिका के अक्ष से कैसे हैं, लंबवत हैं। ठीक, भुजा AB और जो भुजा CD है वो प्रणालिका के अक्ष से कैसे हैं, लंबवत हैं। ये जो भुजा हमारी BC हुई, ये भुजा जो हमारी BC हुई, ये BC प्रणालिका से अत्यंत दूर स्थित है तो विपरीत दिशा में उसके अक्ष के। ठीक, तो यहां पर बहुत अधिक दूर होने के कारण यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होगा, 0 हो जाएगा। जो भुजा BC है वो दूर है इसलिए कितना हो जाएगा, 0। अब ये जो प्रणालिका है भाई ध्यान देना, यहां से प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में, प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n तथा बहने वाली धारा कितनी हो। ठीक, एक फेरे में हम निकाल रहे हैं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तथा जो बहने वाली धारा हो, प्रति फेरे में बहने वाली धारा कितनी हो, I0 प्रति फेरे में। ठीक है, बहने वाली धारा कितनी हो, I0 हो। तो यहां से भाई ध्यान देना एक बात हमारी, ये जो हमारा जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं, एम्पियर का हमारा परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम कल हम लोगों ने पढ़ा था,
परिपथी नियम होता है रेखी समाकलन ऑफ बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता और आई नॉट बहने वाली कुल धारा। अब जब हम इसमें आयताकार फ्रेम ए बी सी डी ए में लगाएंगे एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक। आयताकार फ्रेम ए बी सी डी में एम्पियर के परिपथी नियम से भाई देखिए, अब इसमें हम एम्पियर का परिपथी नियम लगाएं सब में, सभी भुजाओं में पहले अलग अलग से, ठीक, अलग अलग। ये एम्पियर का परिपथी नियम, तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र B इंटू DL बराबर, ये पूरा फ्रेम ABCD के लिए हो गया, जो हमने यहां से लिखा रेखी समाकलन ऑफ वेक्टर V अर्थात चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा DL क्या है, अल्प लंबाई सदिश, ठीक, अल्प लंबाई सदिश, और यह है चुंबकीय क्षेत्र सदिश। बीच में डॉट लगा है, कौन सा गुणन है, अदिश गुणन, ठीक। रेखी समाकलन ऑफ जो है रेखी समाकलन चुंबकीय क्षेत्र सदिश डॉट अल्प लंबाई सदिश, ये पूरे फ्रेम के लिए हुआ। अब हम जब दाहिने पक्ष में लिखेंगे तो सभी फ्रेमों की अलग अलग भुजाओं में इसको लागू करेंगे। ये हमारा मान लो कुल हो गया। तो अब हम शुरुआत करते हैं भुजा ए से बी के लिए। देखिए भुजा ए से बी के लिए रेखीय समाकलन ऑफ बी वेक्टर वी इंटू वेक्टर डी एल ए टू बी, ठीक। ये भुजा किसके लिए हुआ, ए से बी के लिए। अगली भुजा हमारी कौन है, बी से सी प्लस रेखीय समाकलन ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर बी टू सी प्लस अगली भुजा क्या है, सी से डी, रेखीय समाकलन ऑफ सी टू डी बी इंटू डी एल प्लस डी टू ए रेखीय समाकलन ऑफ बी इंटू डी एल। इतनी बात सबकी भाई समझ में आई। ये सभी अलग अलग भुजाओं के लिए हमने निकाल दिया। फिर यहां से कुल है रेखीय समाकलन ऑफ वेक्टर वी इंटू वेक्टर डी एल बराबर, अब भाई इस अदिश ये वेक्टर का चिन्ह हटाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो सदिशों का अदिश गुणन अर्थात डॉट गुणन करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन अर्थात डॉट गुणन करते हैं, तो इसका जो मान है दोनों सदिशों के परिमाण तथा इनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए यहां से ए टू बी जा रहे हैं, बी इंटू डी एल। देखो भाई ए टू बी ये प्रणालिका के अक्ष से कैसे है, लंबवत, cos 90 डिग्री। बात समझ में आई भाई। अब देखिए हम जाएंगे बी टू सी बी इंटू डी एल इंटू कॉस। देखिए भाई इसमें धारा इधर आ रही है, हम बी से सी जा रहे हैं, ठीक। अर्थात कितने डिग्री कोण पर, 180 डिग्री कोण पर, इसके अक्ष से 180 डिग्री कोण पर बी टू सी प्लस सी टू डी जाइए भाई बी इंटू डी एल, कितना हो जाएगा भाई, ये भी कैसे है, लंबवत 90 डिग्री प्लस डी टू ए है ना, डी टू ए बी इंटू डी एल इंटू बी डी टू ए प्रणालिका के अक्ष के अनुदिश अर्थात cos 0 हो जाएगा। देखिए भाई अब यहां से हम पुनः देखेंगे, यहां से कुल रेखीय समाकलन जो होगा हमारा रेखीय समाकलन ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर, ठीक। ये हो जाएगा बी टू ए इंटू बी इंटू डी एल, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 रख दिया प्लस b। अब देखिए सी टू बी अगर देखा जाए, बी टू सी देखा जाए तो ये अत्यंत दूर है। अत्यंत दूर होने के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। सी टू बी के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0
ठीक है, गुड़े dl cos 180 का मान -1 प्लस नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे C2d इंटू b इंटू dl इंटू 0 cos 90 का मान 0 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से रेखी समाकलन आप b इंटू dl इंटू cos 1। भाई सब में रेखी समाकलन लगाना है, छूट गया है ये रेखी समाकलन, ये रेखी समाकलन यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, ये हो जाएगा हमारा रेखी समाकलन। ध्यान देना भाई, यहाँ से ये हो जाएगा रेखी समाकलन ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर dl बराबर, देखो ये पार्ट 0, ये आपका 0 से गुणा होगा पूरा 0, ये 0, कितना बचेगा हमारा रेखी समाकलन ऑफ b इंटू dl। ठीक, b इंटू dl, ये हो जाएगा रेखी समाकलन ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर dl बराबर b और रेखी समाकलन ऑफ dl। हमने आपको इसका समाकलन पहले ही बताया है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा dl, तो इसको हम l की घात 0 भैया लिख सकते हैं, dl को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है d के पीछे जो लिखा है l के सापेक्ष हमें यहाँ क्या करना है, समाकलन करना है। जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो अगर वो राशि आगे नहीं तो गुणे 1 लिख सकते हैं और 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं l की घात 0 लिख सकते हैं। तो इसका समाकलन हमने कितना बताया था, जितनी घात होती है उसमें 1 जुड़ जाता है और उतने से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो बराबर हो जाता है l की घात 0 + 1 अपान 0 + 1। ये कहाँ से हमने लिखा है, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, समाकलन आप x की पावर n dx बराबर x की घात n + 1 अपान n + 1 से। ठीक, तो यहीं से हम लिखेंगे, तो जो ये हमारा dl है, dl का समाकलन कितना हो जाएगा l, तो रेखी समाकलन ऑफ b इंटू dl बराबर b इंटू l, जहां l क्या हो जाएगी, प्रणालिका की लंबाई, l क्या हो जाएगी, प्रणालिका की लंबाई। ये मान लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर कितना हो गया 1। ठीक, ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना भाई, अब इसमें अगर हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाए तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है देखिए समाकलन ऑफ b इंटू dl बराबर μ0 I, जहां I है बहने वाली कुल धारा। जो हमने प्रणालिका मानी है, प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी थी, स्मॉल n थी। ठीक, प्रणालिका जो थी, प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में हम लोगों ने माना था, प्रति एकांक लंबाई में प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, इसलिए संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या, संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या, संपूर्ण लंबाई में फेरों की अगर हम संख्या निकालेंगे तो इसे कहेंगे कैपिटल N, इसे क्या कहेंगे, कैपिटल N बराबर स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। क्या लिख सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ध्यान देना भाई, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणे क्या होगा, प्रणालिका की संपूर्ण लंबाई, गुणे प्रणालिका की संपूर्ण लंबाई। ठीक, तो कैपिटल N बराबर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मानी थी भाई, शुरुआत में ही हमने माना था प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तथा प्रणालिका की टोटल लंबाई कितनी है l। ठीक, अब देखिए एक फेरे में बहने वाली धारा कितनी थी, I0, एक फेरे में बहने वाली धारा कितनी है, I0, तो संपूर्ण फेरों में बहने वाली धारा अर्थात प्रणालिका में बहने वाली कुल धारा, तो कुल धारा बराबर हो जाएगी फेरों की कुल संख्या गुणे प्रति एक फेरे में बहने वाली धारा। ठीक, इसमें दिया था एक फेरे में बहने वाली धारा कितनी है, I0, प्रणालिका में बहने, इसलिए हम निकाल ले भाई प्रणालिका में बहने वाली कुल धारा बराबर में बहने वाली
कुल धारा बराबर कुल धारा I बराबर, ठीक, फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या गुणे एक फेरे में बहने वाली धारा। ठीक, तो यहां से कितना लिख सकते हैं, I बराबर कुल फेरों की संख्या कैपिटल N, और कैपिटल N का मान कितना है, देखो भाई स्मॉल n इंटू एल के, और एक फेरे में बहने वाली धारा कितनी है, I नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा NL इंटू I नॉट। ओके, अब देखो यहां से ध्यान देना भाई, क्या ध्यान देना, एम्पियर का परिपथी नियम लगा दे, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होता है, रेखीय समाकलना B इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट I, जहां I बहने वाली है कुल धारा। अब बहने वाली कुल धारा I किसके बराबर है, NL इंटू I नॉट के, तो हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलना B इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट, और I के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, NL इंटू I नॉट। इसे मान लिया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लें, तो 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, दाहिने भी क्या होंगे, बराबर। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से, 2 की तुलना करने पर कितना हो जाएगा, यहां से B इंटू एल बराबर म्यू नॉट NL इंटू I नॉट, ये L से L कट जाएगा, B बराबर म्यू नॉट N इंटू I नॉट। ये प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, N फेरों की संख्या, I नॉट एक फेरे में बहने वाली धारा। अगर यहां से हम स्मॉल n का मान रखें, स्मॉल n है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर संपूर्ण प्रणालिका में फेरों की संख्या दी हो, तो संपूर्ण प्रणालिका में फेरों की संख्या दी हो तो देखिए हम n को कैसे रिप्लेस करते हैं, यहां से हम स्मॉल n के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, कैपिटल N अपान L। तो यहां से हम अगर मान लो n का मान रख दें तो B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल N इंटू I नॉट अपान L। तो प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक, तो पहला क्या है, म्यू नॉट N इंटू I नॉट, जहां N क्या है, स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में बहने वाली फेरों की संख्या, और I नॉट है एक फेरे में बहने वाली धारा। अगर संपूर्ण प्रणालिका की लंबाई दी हो और उसमें फेरों की संख्या दी हो तो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगा सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट N इंटू I नॉट अपान L, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, N उसमें फेरों की संख्या, I नॉट एक फेरे में बहने वाली धारा, और L हो जाती है प्रणालिका की लंबाई। तो ये इस फार्मूले की सहायता से हम प्रणालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम तीसरा उपयोग पढ़ेंगे, धारावाही टोरॉइड सिरे विहीन प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, सिरा विहीन का मतलब जिसमें जोड़ ना। तो जो सिरा विहीन प्रणालिका होती है ये क्या होती है, यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जो तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर बनाया जाता है। इसे हम ऐसी प्रणालिका के रूप में देखते हैं जिसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये जो हमारा धारावाही टोरॉइड है, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो, N, एक फेरे में बहने वाली धारा कितनी हो, I। तो जब हम इस टोरॉइड में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस टोरॉइड के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसमें इसके फेरों में बहने वाली जो धाराएं हैं वो एक ऐसा संकेंद्री वृत्त बनाती हैं जिसके कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो समान होता है, और जो दिशा होती है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक, तो अगर हम धारावाही टोरॉइड के बारे में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि यह एक जो होता है वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जो पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर बनाया जाता है। इसे एक ऐसी प्रणालिका के रूप में देखा जाता है जिसे वृत्त मोड़ने के लिए वृत्ताकार रूप दिया जाता है। यदि इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I है,
तो जब हम टोरॉइड में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर एक आंतरिक तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस टोरॉइड में के फेरों में बहने वाली धाराएं एक संकेंद्रीय वृत्ताकार वृत्त बनाती हैं और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो समान होता है और इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो जैसे भाई हमने यहाँ पर कहा कि ये जो हमारा होता है टोरॉइड, यह वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है। जैसे ये हमने बना दिया भाई, ये हमारा वृत्त हो गया, ये इसका आंतरिक भाग हो गया और इसका ये कौन सा हुआ, इस छल्ले का ये हमारा बाह्य व्यास हो गया। ठीक, तो वृत्ताकार रूप दे दिया गया भाई इसे। अब देखिए इसमें जो फेरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तार यहाँ निकला होता है, एक यहाँ से आया होता है इसे। बना सकते हो इसको, इसमें दिखाई नहीं देते हैं भाई। ठीक है, फेरे अर्थात ये बाहर बाहर होते हैं, अंदर ये फेरे नहीं होते हैं, ये इसके ऊपर होते हैं, इसके आंतरिक बिंदु पर। यहाँ पर आपको अंदर दिखाई देंगे, लेकिन ये अंदर से भाग इसका कैसा होता है, इसके अंदर का जो भाग होता है वो खोखला होता है। ठीक है, इसके अंदर का जो भाग होगा ये क्या होगा, खोखला। अब एक सिरे से धारा इसमें प्रवेश करती है और एक सिरे से धारा निकलती है। अब हमें ये जो धारावाही टोरॉइड है, इस धारावाही टोरॉइड के यह केंद्र हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। इसमें इसके फेरे में कितनी धारा बह रही, आई धारा बह रही है। अब देखिए यहाँ पर टोरॉइड के अंदर एक बिंदु हमारा, जैसे मान लिया ये O था, टोरॉइड के अंदर एक बिंदु होगा P। ठीक, इस खोखलाकार जो भाग है इसके अंदर एक बिंदु P होगा, इसके एक बाहर बिंदु P होगा। ठीक, और एक मान लेते हैं टोरॉइड के इस खोखले भाग के अंदर, वृत्त के अंदर एक बिंदु P है। इन तीनों बिंदुओं पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम पहले ये निकालेंगे टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निकालेंगे टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए जब टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, भीतर हम मान लेंगे ये बिंदु हमारा कौन सा है, P। तो हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ की रचना करेंगे, जो कहां से जाएगा, बिंदु P से जाएगा। इसकी हम त्रिज्या कितनी मान ले, A मान ले। ठीक, इसमें कितनी धारा बह रही, I धारा बह रही है। तो हमें पहले क्या निकालना है, टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने माना टोरॉइड की क्रोड के भीतर एक बिंदु हमारा P है, जिसकी टोरॉइड के केंद्र से दूरी कितनी है, A है। अगर इसमें I एम्पियर धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर धारा बह रही है, तो इसमें हम लगा दें पहले एम्पियर का परिपथी नियम। क्या लगा दें भाई, एम्पियर का परिपथी नियम। तो भैया जब हम इस पर एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान देना भाई, एम्पियर का जब हम परिपथी नियम लगाएंगे तो एक बात आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलनांक V इंटू DL बराबर म्यू नॉट I हो जाएगा। जहां I क्या है, इसमें बहने वाली धारा, I क्या है, इसमें बहने वाली कुल धारा। अब देखिए यहां से एक बात और ध्यान देना, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहां पर या ध्यान देना भाई, जो ये आपका टोरॉइड का प्रत्येक परिधि है, इस प्रत्येक परिधि पर धारा की सममितता के कारण परिधि के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो समान होगा, और जो दिशा होगी प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। प्रत्येक बिंदु पर खींची गई कहां होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी भाई। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो यहाँ पर जैसे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी इधर हुआ, इस बिंदु पर अगर इसकी अल्प लंबाई हम dl ले लें तो वो भी कहाँ होगी, एक ही दिशा में होगी। तो यहाँ पर हम पुनः लगा दें एम्पियर के परिपथी नियम से,
ठीक, क्या लगा दे भाई, हम कहेंगे कि धारा के एक समान चलने के कारण इस वृत्ताकार पथ के परिधि के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और जो दिशा होगी, जो परिमाण होगा वो समान होगा तथा इसकी जो दिशा होगी प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो देखिए प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी दिशा में होगी, और जो dl है अल्प भाग की लंबाई वो तो उसी की दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा में होती ही है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से कितना हो जाएगा भाई, रेखीय समाकलन b इंटू dl बराबर रेखीय समाकलन b इंटू dl। अब देखिए दो सदिशों का कौन सा गुणन था, अदिश, अदिश गुणन करते हैं तो इसका मान दोनों सदिशों के परिमाण और इनके बीच बने कोण की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। अब देखिए बिंदु P पर जैसे हमने देखा dl और b दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच कितने डिग्री कोण लिखेंगे, 0 डिग्री का, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा रेखीय समाकलन b इंटू dl बराबर b, ठीक है, इंटू dl इंटू cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा रेखीय समाकलन b इंटू dl बराबर b हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा रेखीय समाकलन dl। ठीक, ये निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू dl बराबर b इंटू dl का समाकलन कितना होगा, l आगे बता चुके हैं कितना होगा, l क्या है, इस टोराइड के वृत्ताकार पथ की लंबाई। l क्या है, टोराइड की वृत्ताकार पथ की लंबाई। l जो है, जहां l टोराइड की वृत्ताकार पथ की लंबाई है, टोराइड के वृत्ताकार पथ की लंबाई। ठीक, टोराइड L जो है वो टोराइड के वृत्ताकार पथ की लंबाई है, और जो लंबाई L होती है वो बराबर होती है, वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो L बराबर कितना है, 2 पाई a, जहां a क्या हो जाएगी, त्रिज्या। इसलिए देखिए हम कितना लिख सकते हैं, रेखीय समाकलन b इंटू dl बराबर b और l के स्थान पर कितना रखेंगे, 2 पाई a। ये समीकरण नंबर मान लिया 1। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर अगले स्टेप में हम बढ़ेंगे। इसके एक फेरे में कितनी धारा बह रही थी, I। ठीक, पहले हम माने इसमें माना गया था टोराइड की प्रति एकांक लंबाई में, टोराइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है भाई, टोराइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, n। और इस टोराइड की संपूर्ण लंबाई कितनी है, l का मान कितना है, 2 पाई a के। इसलिए टोराइड में कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल फेरों की संख्या। तो जब भैया हम टोराइड में कुल फेरों की संख्या निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कैपिटल N। तो जो कैपिटल N होगा वो क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणे उसकी संपूर्ण लंबाई। तो कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और 2 पाई a क्या है, इस टोराइड की लंबाई जो परिधि के बराबर है। ठीक, अब एक फेरे में जो धारा बहती है, एक फेरे में बहने वाली धारा, इसलिए हम निकाल ले भाई, इसलिए टोराइड में बहने वाली कुल धारा, टोराइड में बहने वाली कुल धारा। तो अगर हम टोराइड में बहने वाली कुल धारा निकाले भाई, तो कुल धारा I बराबर E फेरों की संख्या गुणे एक फेरे में बहने वाली धारा। ठीक, तो एक फेरे में कितनी धारा बह रही थी, ठीक, इसको I डैश कहते हैं। तो टोराइड में बहने वाली कुल धारा I डैश बराबर n इंटू कितना हो जाएगा भाई, n इंटू I, जहां I क्या है, एक फेरे में बहने वाली धारा। तो I डैश के स्थान पर देखो हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर n, ठीक, n के स्थान पर कितना, स्मॉल n इंटू 2 पाई a इंटू I। ठीक, अब हम एम्पियर का नियम लगा दें इसमें भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से
कितना हो जाएगा, रेखीय समाकलन ऑफ बी इंटू डी एल बराबर कितना बच्चा, म्यू नॉट इंटू आई डैश, जहाँ आई डैश क्या है, परिपथ में बहने वाली कुल धारा। तो रेखीय समाकलन ऑफ बी इंटू वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट, और आई का मान कितना है भाई, एन इंटू 2πa इंटू आई। इसे मान ले समीकरण नंबर 2। ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं, दाहिने भी क्या होंगे, बराबर। हम क्या कर रहे हैं भाई, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, 1 तथा 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो इनके बाएं पक्ष बराबर है, दाहिने भी क्या होंगे, बराबर। तो कितना हो जाएगा, b इंटू 2πa बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट गुणे n गुणे 2πa इंटू आई। ठीक, 2πa से 2πa कट जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए b बराबर म्यू नॉट n इंटू आई। ठीक, जहां n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या दी हो, ठीक, तो देखिए स्मॉल n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू रखेंगे। अगर संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N दी हो, संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N, तो देखो ये बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे, तो b बराबर म्यू नॉट आई और कैपिटल N अपॉन 2πa। ये टोराइड के अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए बाहर स्थित बिंदु पर अगर निकालेंगे P डैश पर, ध्यान देना, तो यहाँ पर अगर आप वृत्ताकार पथ बनाओगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए बाहर तथा अंदर भी अगर यहाँ बिंदु R मान रहे हो, इस पर आप निकालोगे तो वृत्ताकार पथ ये बनाओगे आप, इसके अंदर भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए बाहर तथा आंतरिक बिंदु पर, बाहर तथा आंतरिक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0। तो टोराइड के बाहर तथा आंतरिक बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 पर, और उसकी क्रोड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट n इंटू आई, जहां n है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई है बहने वाली धारा। अगर संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या दी होती है तो टोराइड के भीतर, टोराइड के क्रोड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर म्यू नॉट आई n 0.2π